MPPSC मेंस 2022 पेपर 1 हिस्ट्री का। इसको आज हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आए थे और क्या कहाँ से हम पढ़ सकते हैं, क्या सोर्सेस हो सकते हैं अगर इसी तरह का पेपर आता है। क्योंकि ये पेपर बहुत टफ था और मुझे नहीं लगता कि हर बार इतना टफ पेपर आएगा। कभी ना कभी MPPSC इस तरह के टफ पेपर देते रहते हैं और फिर वो अगले साल सरल हो जाता है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। कई क्वेश्चन के आंसर तो बिल्कुल नहीं मिल पाए हैं इतना सर्च करने के बाद भी। जैसे 3 मार्कर में पहला क्वेश्चन था, सौदायिक और असावधायिक क्या हैं। तो इसका कुछ नहीं मिला अभी तक, क्या है ये, किस तरह की टर्म है। हाउ मैनी संघ राज्य आर मेंशन्ड इन कौटिल्याश अर्थशास्त्र। कितने संघ राज्य मेंशन्ड हैं, ये भी नहीं मिला, क्योंकि एक मंडल प्रिंसिपल है। मंडल में तो 12 तरह के राज्य बताए हैं, लेकिन ये संघ राज्य यहाँ पे पूछा है। तो संघ राज्य का नहीं पता अभी तक क्या है। और एनी टू प्लेसेस ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, तो एक तो पता ही होता है जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है आलमगीरपुर, और दूसरा है सनौली। तो जनरली लोगों को एक ही पता होता है, मुझे भी एक ही पता था इसका। एक और है इसका सनौली। अगला क्वेश्चन है, विच मंगोल रूलर एंडेड खिलाफत एंड व्हेन। तो बहुत ही टफ क्वेश्चन ये भी है एक। ये मिला है कि ये 1258 में एक हगुलू खान था जो कि मंगोल रूलर था। चंगेज़ खान जो था उसका ग्रैंडसन था ये। तो चंगेज़ खान भी मंगोल था, इसका जो ग्रैंडसन था हगुलू खान, इसने खिलाफत को एंड किया था। कब? जो खिलाफत जो भी रहे होंगे उस समय रूलर, उनको इनने मार दिया और खिलाफत को एंड कर दिया 1258 में, 1258 में। व्हाट वाज कुबूलियत इन मुग़ल पीरियड। तो कुबूलियत ये तो पढ़ा हुआ होगा, ये लूसेंट में भी मिल जाएगा। लूसेंट इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि जो लास्ट टाइम होता है रिवीजन करने के लिए, तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो लूसेंट के ये जो 20-25 पेज हैं, अगर वो आप पढ़ लेते हो, वैसे मुझे लगता है प्री में भी आपने पढ़ा ही होगा, मेंस के टाइम भी पढ़ लेते हो, तो आपको पूरी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं फटाफट। तो कुबूलियत क्या था, ये शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था कुबूलियत। तो इसमें लैंड जो है वो दिया जाता था किसी किसान को या रैयत को, और वो जिस कागज़ में साइन करते थे कि हाँ मैं अपनी कबूलियत देता हूँ, कबूल करता हूँ कि मैं इतना इतना इसमें टैक्स दूंगा, तो वो जो कागज़ था, जो साइन वाला डॉक्यूमेंट था, वो कहलाता था कबूलियत। तो ये था कबूलियत। व्हाट इज़ मेंट बाय सिद्धा साहित्य ट्रेडिशन। तो इसका नहीं मिला अभी। सिद्ध साहित्य ट्रेडिशन ये भी बहुत ही मतलब आउट ऑफ सिलेबस ही है ये। सभी क्वेश्चन जो है ना, पता नहीं क्या थिंकिंग रहती है MPPSC की, क्या दिखाना चाहते हैं। तो बहुत ही अजीब क्वेश्चन है ये। व्हेन एंड वेयर डिड द पॉलीगर रिवोल्ट टेक प्लेस। तो पॉलीगर जो रिवोल्ट है ये हुआ था तमिलनाडु में 1799 में, मतलब एकदम 1800 के आसपास। पॉलीगर का मतलब होता है वहाँ के लैंडलॉर्ड या ज़मींदार। तो ये किसानों का रिवोल्ट नहीं था, वहाँ के जो ज़मींदार थे जिनको पॉलीगर कहते हैं, उन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ़। और इसका एक लीडर था कट्टा बोम्मा नायक। तो ये भी एक पॉलीगार था। इसकी पॉलीगार्की वहाँ से मतलब छीन ली गई थी। तो इनने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये रिवोल्ट किया था। एक ये भी, और भी लोगों ने किया था, उनमें से एक ही कट्टा बोम्मा नायक है। When and in which session did the Indian National Congress declare its policy towards princely states। तो ये भी टफ क्वेश्चन ही है। इसका आंसर जो मुझे मिला है वो एक मिला है 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था। और हरिपुरा सेशन जो है उसमें प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया था कि दे आर ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये याद रखें, हरिपुरा सेशन 1938। व्हेन एंड वेयर डिड द तेभागा मूवमेंट टेक प्लेस। तेभागा मूवमेंट कहाँ हुआ है? देखो, ये जो पेजेंट्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, ये MPPSC का फेवरेट टॉपिक है।
ये प्री में भी पूछते हैं और मेंस में तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। 2020 में भी पूछे, 21 में भी पूछे और 22 में तो बहुत ज़्यादा पूछे हैं। तो ये टॉपिक तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें से भी बहुत टफ वाले पूछते हैं ये। तो तेभागा मूवमेंट जो हुआ था, ये हुआ था 1946-47 में बंगाल में। किसने किया था ये? ऑल इंडिया किसान सभा ने किया था। और इसका जो कोड था या नारा था वो था तेभागा दिब्बी काज जगत मुक्ति लाज ना। बंगाली भाषा में रहा होगा कि तेभागा का जो काम है ये जगत मुक्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो ये तेभागा मूवमेंट था। इन विच ईयर वॉज भीमबेटका डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 2003। सीधा क्वेश्चन था ये। हु बिल्ट द 64 योगिनी टेम्पल ऑफ कल्चुरी पीरियड एंड वेन? ना, आपको पता ही होगा अपने यहाँ 3 ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। एक हुई थी 1986 में खजुराहो वाली, 1989 में भीमबेटका, और भीमबेटका नहीं सांची, और 2003 में भीमबेटका। हु बिल्ट द 64 योगिनी टेम्पल ऑफ कल्चुरी पीरियड एंड वेन? तो ये भी बनने वाला क्वेश्चन था। युवराज वन, जो कि कल्चुरी डायनेस्टी के थे, इनने बनवाया था ये 64 योगिनी, जो कि जबलपुर में है। आप लोग शायद यहाँ गए भी हों। 64 योगिनी टेम्पल। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 बुक्स रिटन बाय राजा भोज। तो बहुत सारी हैं, जिसमें से कि सरस्वती कंठाभरण, सम्रांगण सूत्रधार, मैंने यहाँ 2 लिख दी, आप और भी अपनी लिख सकते हैं। युक्ति युक्त, कल्पतरु, बहुत सारी जो हैं, कोई भी 2 लिखनी थी। वेयर एंड बाय हुम वॉज द सिपाही बहादुर सरकार इस्टेब्लिश्ड? कहाँ पे हुई थी और किसने किया था? तो 1857 में सीहोर में हुई थी ये, सीहोर कैंटोनमेंट में। तो ये सरकार मतलब क्या होता है, इन्होंने अंग्रेज़ों को हटा के वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट चलाई थी, 6 महीने चलाई थी, पैरेलल गवर्नमेंट चलाई थी। फिर अंग्रेज़ वापस आ गए थे और इन्हें यहाँ पे हटा दिया था। तो ये इसमें 2 लीडर कौन कौन थे? इन्हें पूछा ना किसके द्वारा। तो एक थे कोट हविलदार, ये कोई पद है वहाँ का, कोट हविलदार महावीर सिंह, या महावीर बस नाम मिलता है, और रिसलदार वली शाह। तो रिसलदार थे वली शाह और कोट हविलदार थे महावीर। विच ब्रिटिश ऑफिसर ऑपरेस द ठगी एंड वेन? तो विलियम बेंटिक के टाइम पे एक स्लीमन थे, कर्नल स्लीमन, इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया था। और स्पेशली 1829 के आसपास किया था इनने। और इनका नाम भी जो था ना, इनकी मतलब नाम ही पड़ गया था ठगी स्लीमन। इतने ठग लोगों को इनने वहाँ पे हटाया था अंत करने के लिए, तो इनका नाम ही पड़ गया था ठगी स्लीमन। तो ये अच्छा तरीका है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। बैजाबाई कौन थी? तो बैजाबाई किस रॉयल घराने से थी? तो ये सिंधिया की थी, पता है हमें। दौलत राव सिंधिया की वाइफ थी। दौलत राव सिंधिया तीसरे रूलर थे। राणोजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, फिर दौलत राव सिंधिया, तो इन्हीं की ये वाइफ थी बैजाबाई। उन्होंने जो पूछा वो तो एक ही लाइन का था। अब अपन देखते हैं 5 मार्कर वाले। राइट शॉर्ट नोट अबाउट केव एडिक्ट ऑफ अशोका, है ना। अगेन ये क्वेश्चन जो तो एकदम टफ वाला क्वेश्चन है। हम रॉक एडिक्ट पढ़ते हैं, पिलर इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, और एक वर्ड पढ़ते हैं कि भाई इनके केव एडिक्ट भी हैं। क्योंकि ये क्या है ना, एक तो जो केव पढ़ती हैं वो पढ़ती हैं मेनली बिहार में, तो ये बिहार पीएससी वाले पढ़ते होंगे इतने डीप में। हमारे इसमें भी पूछा है, ठीक है। तो वहाँ पे 12 बार हिल हैं बिहार में। वहाँ पे जैसे सुदामा केव है, लोमस ऋषि केव है, इन सब के अंदर मिले हैं इसके एडिक्ट्स। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे लोगों ने, शायद ये पता होगा ना, अच्छे से किए भी होंगे, लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ ये अटेम्प्ट कर पाए होंगे कि भाई अशोका था और उसके यही इंस्क्रिप्शन है, जिसमें से केव्स भी आती हैं। अगला है कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ संगम एज। ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, क्योंकि चलो कल्चर का पूछा तो कल्चर में फिर भी हम बोल सकते हैं कि संगम, 3 संगम हुए थे, तीनों संगम के बारे में कुछ कुछ बता सकते हैं कि पंड्या डायनेस्टी ने किया था। यहाँ पे कौन कौन सी 1-2 रचनाएं हम लिख सकते हैं, तोलकप्पियम वगैरह। और सोसाइटी का भी ज़्यादा मुझे मिला नहीं। कल्चर के बारे में लिख सकते थे, थोड़ा बता सकते थे कि संगम पीरियड में 3 जो मेन हुआ करते थे,
चोला, चेरा और ये पंड्या, है ना, चोला, पंड्या, चेरा के बारे में थोड़ा सा। और ठीक है, इस तरह से कर सकते थे अटेम्प्ट इसको। राइट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ सप्रेशन ऑफ टर्किश अमीर बाय बालबन। तो हाँ, ये क्वेश्चन एक जो था ठीक बनने वाला क्वेश्चन था। बालबन खुद भी कहता ना, जो चहलगनी थी, 40 तुर्क सरदार होते थे, तो उन्हीं में से एक बालबन था। और बालबन जब वहाँ पे पावरफुल बना तो वो वहाँ पे सुल्तान बन गया दिल्ली सल्तनत का। और इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी लाई थी इनको रोकने के लिए, टर्किश अमीर्स को रोकने के लिए। तो ये भी पता होगी। एक्सप्लेन द वर्ड सूफ़ी। ये क्वेश्चन भी बहुत टफ था। टफ क्या मतलब, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, और जितने लोगों से मेरी बात हुई उनको भी इसके बारे में कोई क्लू नहीं था। सूफ़ी बना है सूफ़ शब्द से। सूफ़ का मतलब होता है ऊन या वूल। तो जो उनके वो होते थे, उनके गुरु होते थे, सूफ़ मतलब इस्लाम में जो गुरु होते थे उस ज़माने में, वो ऊन के कपड़े पहना करते थे। तो जो सूफ़ के कपड़े पहने उनको सूफ़ी कहा जाने लगा। तो ये वर्ड वहाँ से आया। बाकी लिखने में जो एक्चुअल में इसमें लिख सकते थे वो ये लिख सकते थे कि सूफ़िज़्म के बारे में लिख सकते थे, जो सूफ़ी ट्रेडिशन था उसमें क्या क्या उनकी सीख थी, भाईचारा, ये सब। निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में, और निज़ामुद्दीन औलिया और एक जो दूसरे सूफ़ी संत हैं उनके बारे में यहाँ पे लिख सकते थे, थोड़ा थोड़ा बता सकते थे। तो ऐसे ही इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती और निज़ामुद्दीन औलिया, ये दोनों तो पता ही होंगे। राइट इन ब्रीफ द बैकग्राउंड ऑफ मोपला रिवोल्ट। तो मैंने बताया कि ये जो टॉपिक है फेवरेट टॉपिक MPPSC का, फिर इससे पूछा गया है। ऊपर भी हमने देखा 2-3 मार्कर आए हैं, और यहाँ पे एक 5 मार्कर भी है मोपला रिवोल्ट के बारे में। तो मोपला रिवोल्ट बहुत न्यूज़ में भी था अभी पूरे साल। तो मोपला रिवोल्ट हमें पता है कि कहाँ हुआ था, मालाबार क्षेत्र में हुआ था। ये एग्रेरियन था, मतलब कि वहाँ के जो किसान थे वहाँ पे हुआ था। तो बेसिकली जो मालाबार एरिया यहाँ पर है, यहाँ पे जो जिनके अगेंस्ट हुआ था वो थे हाई कास्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स, या जो ज़मींदार थे यहाँ के वो हाई कास्ट हिंदूज थे, और जो किसान थे वो मेनली मुस्लिम थे। तो ये कम्युनल एंगल भी इसमें देखा जाता है। कुछ लोग इसको कम्युनल रिवोल्ट मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि ये जो आखिर लैंडलॉर्ड और जो ब्रिटिशर्स हैं ना, ये सब एक ही सिस्टम थे जो कि ज़्यादा टैक्स लगाते थे, तो उनके अगेंस्ट हुआ था। तो इसको भी हम लिख सकते थे इस तरह से। राइट इन ब्रीफ ऑन द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी की ब्रिटिश पॉलिसी के बारे में। तो दादा भाई नेरोजी की ब्रिटिश पॉलिसी, वही इसमें उनकी इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में लिख सकते थे। ये क्वेश्चन भी बनने वाला था, मुझे लगता है सबको बन गया होगा। इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ जो उनने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक थी उसमें लिखी थी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राइट इन ब्रीफ वैरायटी ऑफ गोदना। तो इसमें गोदना आर्ट नहीं लिखा है, सिर्फ गोदना लिखा हुआ है। तो फिर भी इसको अटेम्प्ट किया जा सकता था कि जो गुदना है, गुदना ट्राइब्स में बहुत पॉपुलर है ना। बैगा, गोंड, भारिया सब लोग गुदना करवाते हैं। गुदना बहुत प्रिय होता है इनको। और इसमें वैराइटीज़ होती हैं। कौन कौन सी वैरायटी ने, एक तो वैरायटी पूछा है तो थोड़ा सा टफ हो जाता, पर ये नहीं पूछा कि MP में, ये गुदना की वैरायटी ओवरऑल पूछा है। तो अटेम्प्ट करने में तो ये अटेम्प्ट किया जा सकता था, और टफ क्वेश्चन है ये। इसकी वैरायटी हम देख लेते हैं, मैंने यहाँ से कहीं से निकाली है। तो जैसे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में देवर गोदना होता है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में गोदी गोदना, मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बादी गोदना। देखो यहीं पे बैगा वगैरह रहते होंगे, डिंडोरी की बात चल रही है, तो बादी गोदना एक MP का है। और मिथिला के क्षेत्र में मधुबनी गोदना। तो ये 3-4 का अगर आप एग्जाम्पल दे देते हैं वहाँ पे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इसका आंसर। बट ओवरऑल ये टफ क्वेश्चन था। टफ मतलब कि कोई कोचिंग पढ़ाती नहीं है ये, है ना। टफ उन्हीं को कहेंगे जो जिसने पढ़ा नहीं है। अगले बार से शायद इनको पढ़ाने भी लगें, लेकिन किसी कोचिंग के नोट्स में, किसी बुक में ये नहीं मिलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चरण पादुका शहीद मेला। तो चरण पादुका के बारे में लिखा जा सकता था। ये तो MPPSC का कॉमन टॉपिक ही है। 14 जनवरी 1931 को, है ना। बैकग्राउंड था जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था
उसी उसी को आगे बढ़ाते हुए हुआ था ये। उर्मिल नदी के किनारे फिशर ने किया था। सरजू दुआ इसमें भाषण दे रहे थे और यहाँ पे फिशर ने आके फायरिंग करवा दी थी। तो ये मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। और ये जो शहीद हुए हैं यहीं पे इसी स्थान पे मेला लगता है, तो इसलिए शहीद मेला भी इसको कहते हैं। एग्जैक्टली इसको ऐसा शहीद मेला नहीं कहते हैं, पता नहीं ये शहीद मेला नया लिख दिया है, क्योंकि एक शहीद का मेला जो है खरगोन में भी लगता है एमपी के। फिर भी चरण पादुका से इसका आंसर हो जाता था कंप्लीट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो ओपन एंडेड था, अच्छी बात है, इसमें लिखा जा सकता था, लिख सकते थे यही कि राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी इसका फाउंडर कौन था। दंतेदुर्ग ने इसकी वो की थी, इसके कौन कौन से रूलर थे, कौन कौन से इनने मंदिर है ना बनवाए हैं। एलोरा की गुफाओं के बारे में हम जानते हैं, एलोरा की गुफाओं के बारे में लिख सकते थे। तो ये यहाँ से ये राष्ट्रकूट के बारे में कुछ ना कुछ लिखा जा सकता था। यहाँ पे मान्यखेत इनकी राजधानी थी। तो ये जो टॉपिक है ना ये आपको लूसेंट में मिल जाते हैं आराम से। तो अगर आपने लूसेंट से रिवाइज किया होता तो ये टॉपिक तो सीधे सीधे दिए ही हैं उसमें। राइट अबाउट मध्य प्रदेश ड्यूरिंग गोंडवाना पीरियड। गोंडवाना पीरियड में मध्य प्रदेश, तो थोड़ा सा फिर वही ओपन एंडेड क्वेश्चन था, लिख सकते थे इसमें। एक तो जो गोंडवाना जितने भी रूलर हुए उनके बारे में लिख सकते थे, गोंडवाना डायनेस्टी के बारे में। लेकिन मध्य प्रदेश का पूछा है इसने, तो थोड़ा सा मैप बना के भी दिखा सकते थे कि गोंडवाना जो है वो इस एरिया में थे और इसी टाइम पे यहाँ बघेलखंड में बघेल थे, यहाँ पे बुंदेला हुआ करते थे। इस तरह से इसको किया जा सकता है। गोंडवाना है ना यहीं पे मालवा के बारे में बता सकता है। यहाँ पे खलजी होशंग शाह वगैरह यहाँ पे थे उस टाइम पे, क्योंकि जो गोंडवाना है ये बहुत पहले से हैं, मतलब कि 1200 के आसपास से हैं और 1501 में संग्राम साय आते हैं। तो मेन जो रूलर याद थे उनके समय जो जो यहाँ पे रहने थी उसके बारे में कुछ ना कुछ करके इसका दे सकते थे। अब देखते हैं इसके 11 मार्कर। तो 11 मार्कर भी इसके अच्छे खासे थे, टफ ही थे। जैसे कि राइट एन आर्टिकल ऑन नालंदा विहार। तो नालंदा विहार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यही पढ़ते हैं कि नालंदा विहार बौद्ध विहार था, नालंदा में यूनिवर्सिटी थी, कुमारगुप्त वन ने बनवाया था। बाकी तो फिर ज़्यादा इसमें जानकारी रहती नहीं है। तो ये भी एक टफ क्वेश्चन था। और उससे भी टफ था पल्लव पीरियड के बारे में बताना था, वहाँ की आर्ट के बारे में। तो इसमें भी लिखा जा सकता था, पर दोनों क्वेश्चन टफ ही थे। दोनों लूसेंट में मिल जाएंगे, लूसेंट में शायद ये ना मिले, ये तो मिल ही जाएगा पल्लव पीरियड में। पल्लव पीरियड का जिक्र इसलिए होता है कि क्योंकि इनने द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल बनवाए थे, जैसे कि रथ टेम्पल, शोर टेम्पल महाबलीपुरम में। ये लगभग 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक ये थे पल्लव, और इनकी कैपिटल कांची थी। तो ये भी टफ ही क्वेश्चन था, है ना। ये बीपीएससी में आना समझ में आता है आर्टिकल ऑन नालंदा विहार, पर ठीक है इस बार एमपीपीएससी ने ठान लिया था कि अच्छा पेपर बहुत टफ बनाना है। व्हाट वर द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ शिवाजी। पॉलिटिकल आइडियल्स, क्या इनके राजनीतिक आदर्श थे। तो थोड़ा सा ये भी टफ क्वेश्चन ही था। शिवाजी के बारे में जानते हैं, अष्टप्रधान जानते हैं, लेकिन उनके क्या आदर्श थे इसके बारे में थोड़ा सा मुश्किल है। फिर मैंने जब देखा तो पता चला ये हिंदवी स्वराज की बात करते थे, है ना, स्वराज्य की बात करते थे, सभी टाइप के डिस्क्रिमिनेशंस को मिटाने की बात करते थे। तो इस तरह से गोलमोल उसका आंसर हो सकता था। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए एक सिंपल आ गया, सीधा सिलेबस से उठा के दे दिया कम से कम। जो सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूछा है, इसको बताया जा सकता था। जैसे कि फेज़ के रूप में भी दिया है, मर्केंटाइल फेज़, इंडस्ट्रियल फेज़ और 1860 ऑनवर्ड्स, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट करके बता सकते थे, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट थे। नेगेटिव सबसे ज़्यादा थे, पॉजिटिव तो 1-2 ही थे। राइट एन आर्टिकल ऑन हिंदू कोड बिल। तो हिंदू कोड बिल ये भी टफ क्वेश्चन था।
सांची इज़ फेमस, चलो एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया था ओपन एंडेड, इसको तो सभी ने किया ही होगा, मुझे नहीं लगता किसी ने ये अटैम्प्ट किया होगा, क्योंकि हिंदू कोड के बिल के बारे में सिर्फ यही पता है कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही, तो ये न्यूज़ में है ना। 1950s में हिंदुओं को जो पर्सनल लॉज हैं ये चेंज किए गए थे, बहुत सारे जो शादी के रिलेटेड हैं, डिवोर्स से रिलेटेड हैं, पॉलीगैमी हटा दी गई थी, तो ये सब हिंदू कोड बिल कहलाते हैं। तो सांची वाला तो सबने किया ही होगा। सांची जो एक सोलर सिटी है, बौद्ध साइट है, स्तूप हैं, ढेर सारी चीज़ें इसमें लिख सकते थे सांची में। थ्रो लाइट ऑन जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह की बात हुई है, एमपी में फेमस है ही, तो जंगल सत्याग्रह बताया जा सकता था ना। टुरिया का जंगल सत्याग्रह जो सिवनी में हुआ था, घोड़ा डोंगरी में हुआ था गंजन सिंह कोरकू वाला, ये दोनों बता सकते थे इसमें। और ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन ये था जिसमें ज़्यादा लिखा जा सकता था, वो मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया, तो ये फिर भी ठीक क्वेश्चन था, है ना। किस तरह से वीपी मेनन ने और सरदार पटेल ने जो प्रिंसली स्टेट्स थे लगभग 562, उनको किस तरह से मर्ज किया था इंडिया में। कहीं पे पुलिस फोर्स, कहीं पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कहीं पे उनको बेनिफिट्स बता के, कहीं पे उनको डर दिखा के इनको किया गया था। और एग्जांपल दे सकते थे जम्मू कश्मीर वाला, जूनागढ़ का। अगला क्वेश्चन है, राइट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ महाराजा वेंकट रमन सिंह। अगेन ये टफ क्वेश्चन था, क्योंकि ये हालांकि जो 5th यूनिट है उसमें डायनेस्टीज़ लिखी हुई हैं, उसमें बघेल डायनेस्टी लिखी हुई है, और बघेल में ही ये रूलर थे 1901 के आसपास, सेकंड लास्ट रूलर थे ये गुलाब सिंह के पहले, वेंकट रमन सिंह। तो इनका तो अभी मैंने 1-2 बुक देखा उसमें नहीं मिला है मुझे, इसका देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या थे इनके। जो अगला क्वेश्चन था वो था रोल ऑफ अवंतीबाई। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल इन द सेंस किसको ही अटैम्प्ट कर सकते थे, इसके में तो शायद ही कोई पढ़ के गया होगा। अवंतीबाई के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं, तो इसमें फिर भी लिखा जा सकता था किस तरह से 1857 की क्रांति में अवंतीबाई का, गिरधारी बाई का, और क्या रोल था इनने, किस तरह से अंग्रेज़ों की जो वो थी सब्सिडरी अलाइंस थी उसमें इनका स्टेट ले लिया गया था, तो इनने फिर झांसी की रानी की तरह इनने भी लड़ाई की थी। तो ये था हिस्ट्री का पेपर, ओवरऑल टफ पेपर, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। एमपीपीसी के जितने पेपर हुए हैं मुझे इससे टफ नहीं मिला है हिस्ट्री का पेपर। तो इसके लिए अब सोर्सेस क्या हो सकते हैं मैं बताना चाहूँगा कि हम क्या सोर्स रख सकते हैं इसके लिए कि ये सब चीज़ें कवर हो एमपी में। एक तो मैंने बताया लूसेंट, अगर आपने एक बार हिस्ट्री पढ़ ली है तो लूसेंट से आपको जो पॉइंट्स हैं ना फटाफट रिवाइज वाले, वो इससे रिवाइज हो जाते हैं फटाफट, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सीधे क्वेश्चन आते हैं। जो फैक्ट बेस्ड लूसेंट में कलर करके रखा रहता है वो सीधे पूछ लेते हैं। सेकंड है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें एंशिएंट वाली और मिडाइवल वाली। और तीसरा सोर्स हो सकता है कि जो एमपी में सीधे टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे ट्राइबल एंड पेजेंट रिवोल्ट दिए हुए हैं, या इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिया हुआ है। ये टॉपिक वाइज हम स्पेक्ट्रम से नोट्स बना लें, क्योंकि स्पेक्ट्रम बहुत बड़ी है, बेटर ये होगा जो दिए हैं उसके अपन टॉपिक वाइज नोट्स बना लें, और इसमें से अधिकतर क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। बाकी तो फिर ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो इनके लिए तैयार नहीं कर सकते हम। सौदायिक, असावधायिक, ये क्वेश्चन उन्हीं को बन सकते हैं जिनको पता हो कि ये क्वेश्चन आने वाला है, बाकी किसी को नहीं बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एनालिसिस था। अगले हम अब पेपर 2 का एनालिसिस देखेंगे।